सो नाउ इंडसइंड बैंक लिमिटेड, अब यहाँ पर देखिए आपका Q4 का रिजल्ट आया, लेकिन Q4 में डिविडेंड के डिक्लेयर के बाद भी यहाँ पर 14 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा बताया जा रहा है। 50% का प्रॉफिट राइजेस यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा गया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 1103 के लेवल 2% की ऑलमोस्ट गिरावट रिजल्ट के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक के अंदर कोई तेजी बनी ही नहीं रिजल्ट से पहले, कि रिजल्ट के बाद तुरंत ही यहाँ पर स्लिप हो जाए। तो असल बात क्या है, इसको आप जरा डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आया कि इंडसइंड बैंक का जो क्वार्टर दर क्वार्टर, उसके बारे में कौन बताया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो सबने जज कर लिया, लेकिन इस क्वार्टर का क्या? तो देखिए इंटरेस्ट अर्न, जो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न किया गया है वो आप देखिए इस क्वार्टर दर क्वार्टर का, क्यू ऑन क्यू का देखिए, Q3 से Q4 का देखिए, ना कि Q4 पिछले साल का और इस साल का Q4। आप इस साल का देखेंगे तो स्लो डाउन मिलेगा। ऐसे ही रिजल्ट आपके आए थे HDFC बैंक के, और उस स्टॉक के अंदर भी करेक्शन हमको देखने को मिला था। क्या हुआ है, 9,457 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अर्न किया गया था यहाँ पर आपके Q3 में, दिसंबर वाले क्वार्टर में, और इस वक्त यहाँ पर 10,020 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न आया। ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी इस क्वार्टर में आपको देखने को नहीं मिली है क्यू ऑन क्यू की बात करें तो। दूसरी बात, यहां पर आपकी टोटल इनकम क्या बनती है, 11,533 करोड़ रुपए की टोटल इनकम थी कि आपके Q3 में, जो कि इस बार Q4 में आपका आया है 12,174 करोड़ रुपए का टोटल इनकम। तो अगर इधर भी आप देखें तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस करके कुछ नहीं दिखा है। हालांकि बढ़ोतरी ग्रोथ आपकी रही है, बट यहां पर जो है ना स्लो ग्रोथ इसको कहेंगे, स्लो ग्रोथ इसको कहेंगे, और इसीलिए चुपचाप शांत बैठा है इंडसइंड बैंक। इसीलिए एक 2% की गिरावट भी हमको देखी है। सेम टू सेम यही केस हुआ था HDFC बैंक के अंदर। स्लो मार्जिन यहां पर जो है ना एक डिप मिला था मार्जिन के अंदर, तो वो एकदम शांत रहा HDFC बैंक। हालांकि प्रोविजनिंग जो है वो आपकी ठीक ठाक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपकी प्रोविजनिंग जो है वो मेंटेन है। अब आप प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी बिल्कुल स्लो है। आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए, Q3 में था 1,963 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, और इस बार निकल के आया Q4 में 2,043 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। 1,963 करोड़ से बढ़कर 2,043 करोड़ का ही प्रॉफिट आया। क्वार्टर दर क्वार्टर की बात करो तो यहाँ पर समझ में आएगा Q3 के कंपैरिजन Q4 में कितना। तो ये स्लो ही कहेंगे इसको, कोई फास्ट है आप कहेंगे कि आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपका स्टॉक जो है ना वो 2% का डिप खा गया। हालांकि नेट NPA की स्थिति बहुत अच्छी है। कैसे, जरा नेट NPA देखिए, नेट NPA परसेंटेज आपका 0.59% हो चुका है। क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखें तो 0.62 से घटकर, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो भी अच्छा, 0.64% से घटकर 0.59% पर नेट NPA परसेंट आया है। सो दैट्स वाई कि आपके स्टॉक के अंदर स्लोनेस दिख रही है, और काफी लंबे टाइम से एक रेंज में ही घूम रहा है, और अभी भी एक रेंज में ही है, और अपने ऊपरी लेवल को तोड़ नहीं पाया इस बार भी। जो कि पहले इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आता था तो यहाँ पर 4% की मूव आपको मिल जाती थी। तो इस वक्त ना तो बहुत खराब आए हैं, ना ही बहुत अच्छा है। अच्छा ये हुआ कि ये Q4 में आपका जो ग्रोथ है वो नेगेटिव ग्रोथ नहीं है, आपका पॉजिटिव ग्रोथ ही है। इसीलिए आपको सिर्फ 2% के आसपास की गिरावट दिख रही है। अगर ये Q3 के कंपैरिजन थोड़ा सा भी डिप मार जाता, आपकी नेगेटिव ग्रोथ आ जाती, तो फिर यहाँ पर ना आपको 4% 5% डाउन ही मिलता ही है। और यही बात है कि HDFC बैंक में भी स्लो डाउन दिखा है, लेकिन ICICI बैंक ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म करके दिखाया है। तो उससे उसको ना आप, अगर आप HDFC कंपेयर करेंगे ICICI बैंक को, तो आपको पता चलेगा कि यार थोड़ा सा HDFC बैंक के बेहतर है। इसीलिए आपको 2% का यहाँ पर जो है ना जंप भी देखने को मिला है ICICI बैंक के अंदर। बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन 2% का जंप है उसके स्टॉक के प्राइस में, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर नंबर जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़ना ही है, ये आपको अनुमान पहले ही हो जाना चाहिए था। आपको Q1 Q2 Q3 को अगर आप जोड़ देंगे तो पिछले को कंपेयर कर लेते, आपको पहले ही पता चल जाता कि अच्छे आने वाले रिजल्ट। तो अभी देखिए एक रेंज है, क्या रेंज है इस स्टॉक के अंदर, आपके चार्ट पर यहाँ पर दिख रहा है 995 पर सपोर्टिंग रेंज है। बिल्कुल 995 पर सपोर्ट है आपका, और ऊपरी में 1159 रुपए, यानी कि 1170 रुपए का लेवल, इसको क्रॉस करने में बहुत हो रही है प्रॉब्लम। तो अगर ये 1170 रुपए का लेवल क्रॉस करता है
तो फिर यहाँ पर कुछ 1200 1208 तक के लेवल आपको दिखेंगे, लेकिन अगर असली मूव चाहिए तो वो 1200 कुछ समथिंग 1270 के आसपास का जो लेवल है वो आपको ब्रीच करने पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 बार वहां से रेजिस्टेंस लेकर ये डिप मार चुका है और काफ़ी ज़्यादा डाउन भी आ चुका है। तो 1260 1270 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके अंदर, और अगर उसको यहाँ पर क्रॉस कर देता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना आपका इंडसइंड बैंक के अंदर एक अच्छा खासा मूव बनेगा। तो ये रहा। तो अगर यहाँ पर 1170 रुपए का क्रॉस करता है तो 100 रुपए की मूव ऑफ चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक लंबे समय बाद एक रेंज से बाहर निकलेगा इंडसइंड बैंक, और अगर रेंज से बाहर निकलेगा तो आउट परफॉर्म भी करके दिखाएगा, क्योंकि नंबर्स इतने खराब नहीं है लेकिन स्लो है तो थोड़ा सा मूव यहाँ तक तो बनता ही है। तो अभी ना यहाँ पर कुछ आउट परफॉर्म करके दिखाया, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप एक्सपेक्ट भी मत करिएगा ना बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस का। तो एक रेंज में उस रेंज से बाहर निकल रहा है, इससे बढ़िया और क्या। 1270 का लेवल है उस रेंज से बाहर निकलने का, अगर निकल आता है तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उससे पहले 1170 का लेवल भी क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 995 का लेवल गया तो फिर एक बड़ी डिप भी मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इस स्टॉक के अंदर पॉसिबल है कि 995 टूटते ही यहाँ पर एक बड़ी डिप मिले, लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है क्योंकि रिजल्ट ना इतने ज़्यादा वीक नहीं है, सिर्फ स्लो डाउन है। और सबको पता है इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखें तो आम आदमी के पास पैसा बहुत कम है जो कि वो सेविंग अकाउंट्स में डाले, ठीक है ना, बहुत कम पैसा। ये एक रियलिटी है। इस वक्त हमारे इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो लोगों के पास पैसा बहुत कम है बैंक के अंदर रखने के लिए। कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, लेकिन एक एवरेज पर्सन देखें तो उनके पास बहुत कम है। तो ऐसे में ग्रोथ कहाँ से लेकर आएंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। हालांकि लोन ग्रोथ तो वो रहेगी, लोन की सबको जरूरत है, लेकिन पैसा कोई रख नहीं पा रहा है इस वक्त बैंक के अंदर, ये तो दिखता है। एक अगर आप एक तरीके से एक अनुमान भी लगाए तो आपको दिखेगा। तो ऐसे में बैंक की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, तो यही यहाँ पर जो है ना आ जाता है। सो उम्मीद है पूरी बात को यहाँ पर समझे होंगे। ये लेवल्स पर ध्यान दीजिए, आपके जो रिजल्ट्स हैं Q4 के वो न्यूट्रल हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें तो अच्छे हैं, लेकिन वो पहले से ही मार्केट जानता था, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको गिरावट भी देखने को मिली। अब कोटक बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, आपके IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट आने वाले, जो छोटी बैंक्स हैं, जो अगर आप कहें कि यहाँ पर इंडसइंड बैंक से काफ़ी छोटी हैं, IDFC फर्स्ट बैंक हुई, आपका फेडरल हुई, उन पर ध्यान रखिए। उनमें कुछ ना कुछ अगर यहाँ पर ना अच्छे रिजल्ट आते तो वो आउट परफॉर्म करके दिखा सकती है, खासकर यहाँ पर जो है IDFC फर्स्ट बैंक, और ज़्यादा अगर देखें तो फेडरल बैंक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सो उम्मीद है, क्योंकि वो IDFC फर्स्ट बैंक की कंपैरिजन ना वो थोड़ा सा अपने कम वैल्यूशन पर चल रहा है, मतलब वैल्यूशन जिसकी जितनी होनी चाहिए फेडरल बैंक की उतनी वैल्यूशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ज़्यादा एक्शन बन सकता है IDFC फर्स्ट बैंक की कंपैरिजन। सो उम्मीद है पूरी बात यहाँ पर समझे होंगे। यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लेवल्स आप देखिए। तो अगर आप कुछ वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।